पीएफआई पर लगे प्रतिबंध पर मुख्यमंत्री ने जताया पीएम मोदी का आभार। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में बनेगा नया भारत। सुर्खियों में पौड़ी गढ़वाल का नाम। पौड़ी के अनिल चौहान बने देश के नए सीडीएस। मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। मंत्री सतपाल महाराज ने की केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल निर्माण के दौरान आ रही दिक्कतों का समाधान करने की कही बात। लोगों को उचित मुआवजे देने की भी उठाई मांग। राज्यपाल ने की अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी नीरजा गोयल से मुलाकात। राज्यपाल ने बढ़ाया नीरजा का हौसला। जापान में होने वाली प्रतियोगिता में नीरजा लेंगी भाग। और देहरादून में डेंगू के बढ़ते ही अधिकारियों में बढ़ी हलचल। स्वास्थ्य महकमा लगातार कर रहा डेंगू के मामलों की मंत्रणा। डीएम ने दिए सख्त आदेश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है, जहां लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने हैं देश के नए सीडीएस। पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं अनिल चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं यहां पर दी हैं। साथ ही अनिल चौहान के कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना कई कीर्तिमान रचेगी। खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के नए सीडीएस बने हैं और इसी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि अनिल चौहान के कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना कई कीर्तिमान रचेगी। तो शुभकामनाएं यहां पर दी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनिल चौहान के देश के नए सीडीएस बनने पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के नए सीडीएस बनाए गए हैं और इसी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं अनिल चौहान। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अनिल चौहान के कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना कई कीर्तिमान रचेगी। मुख्यमंत्री धामी ने ये कहा है। तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के नए सीडीएस बनाए गए हैं। और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, लेफ्टिनेंट जनरल को अनिल चौहान को देश का नया सीडीएस बनाया गया और इसी के चलते सीएम ने उन्हें बधाई भी दी है। बिल्कुल, देखिए जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है उनको देश का दूसरा सीडीएस बनाया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो भी पौड़ी गढ़वाल से। इससे पहले जनरल विपिन रावत थे जिनका स्वर्गवास हो गया था, एक क्रैश के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। और अब अनिल जो चौहान है वो भी पौड़ी जिले के ताल्लुक रखते हैं, सेवानिवृत्त थे। एनएससी जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें वो एडवाइजर थे अभी हाल फिलहाल में, लेकिन अब वो उनको सीडीएस नियुक्त कर दिया गया है देश का। और इसके लिए जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने ढेरों शुभकामनाएं भी उन्हें दी हैं और साथ ही आभार भी जताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि एक बार फिर से, क्योंकि उत्तराखंड कहते हैं कि देवों की भूमि है, साथ ही सैनिकों की भूमि है, सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है उत्तराखंड। और यहाँ से कई ऐसे वीर सैनिक हैं जिन्होंने देश में अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है देश के लिए। और जैसे जनरल विपिन रावत थे वैसे ही अब लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ पर चौहान है जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है। और इनके बारे में जो कहा जाता है वो यही है कि चाहे जम्मू कश्मीर का इलाका रहा हो या फिर नॉर्थ ईस्ट का इलाका रहा हो, इनको पकड़ है। जिस तरीके से जनरल विपिन रावत थी उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी, उसी तरीके से इनकी पकड़, उन मामलों की अच्छी जानकारी इनको है। जो इंटीरियर जो ऑपरेशंस चलाए जाते हैं उसके बारे में इनको बहुत अच्छी पारंगत हासिल है। और सबसे बड़ी बात कि गोरखा राइफल से ये भी ताल्लुक रखते हैं और गोरखा राइफल से जनरल विपिन रावत भी ताल्लुक रखते थे। और इनका जनरल विपिन रावत से एक बहुत ही अच्छा संबंध था, एक अच्छी टीम में इन्होंने काम किया था, कोऑर्डिनेशन। चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स की बात, यूनाइटेड नेशंस में जब यहाँ पर शांति सेना जब गई थी तो उसमें ये भी सम्मिलित थे। साथ ही जो
गलवान का जो मामला था, जो चाइना के साथ जो चल रहा था, तो उसको लेकर जो डिस्प्यूट्स थे, उसमें भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी भारत को लेकर। और चाइना की जो स्ट्रेटजी है, चाइना की स्ट्रेटजी को बहुत अच्छी से, बहुत गंभीरता से ये समझते हैं, पढ़ते भी हैं कि किस तरीके से चाइना लगातार डिप्लोमेटिक तरीके अपनाता है। तो उसी लिहाज से इनको बहुत महत्वपूर्ण सीडीएस के पद पर माना जा रहा है। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो आयाम आज तक भारतीय सेना ने स्थापित किए हैं, वही आयाम आगे भी इनके नेतृत्व में स्थापित करें। बिल्कुल कैलाश, कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी अदा की हैं यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने, जिन्हें अब नया सीडीएस देश का बना दिया गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब पौड़ी गढ़वाल का भी जो नाम है वो सामने आया है, मान सम्मान यहाँ पर बढ़ गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर पौड़ी गढ़वाल का नाम एक बार फिर से इस वक्त सुर्खियों में है। पौड़ी गढ़वाल का नाम रोशन किया है इस वक्त अनिल चौहान ने। और चाहे यहाँ पर अजीत डोभाल की बात करें, जनरल विपिन रावत की बात करें, या फिर अभी खुद अनिल चौहान की बात करें, या फिर अन्य कई लोगों की बात करें जो इस वक्त देश के प्रमुख जो स्थान है, उन स्थानों में अपनी जगह बनाए हैं। अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें, वो भी पौड़ी गढ़वाल से ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसे कई नाम हैं जो पौड़ी से ताल्लुक रखते हैं। और एक बार फिर जिस तरीके से अनिल चौहान का नाम सीडीएस पद पर आया है, तो जाहिर तौर पर पौड़ी के लोगों में खुशी भी है और प्रदेशवासियों में भी उत्साह देखा जा रहा है। बिल्कुल कैलाश, तो यहाँ पर नए सीडीएस बना दिए गए हैं अनिल चौहान, और फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। और अब रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो देहरादून से मिल रही है, जहां उत्तराखंड में फिर बिजली महंगी हुई है। ऊर्जा निगम के बिजली बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। विद्युत नियामक आयोग ने मंजूरी दे दी है। सरचार्ज के रूप में बिलों पर 5 पैसे से 86 पैसे प्रति यूनिट का भार बढ़ा है। 1 सितंबर से 31 मार्च तक के बिलों में सरचार्ज के रूप में वसूली होगी। साथ ही बता दें कि बाजार से महंगी बिजली खरीद इसकी वजह बताई जा रही है, और आम जनता के साथ उद्योग और कमर्शियल समेत अन्य वर्गों पर भी इन बढ़े हुए बिजली बिलों का असर दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बात है, जिस तरीके से अब बिजली की दरें बढ़ी हैं, महंगी हुई हैं, और आम जनता पर इसका भार बढ़ता हुआ नजर आएगा। उत्तराखंड में एक बार फिर से बिजली महंगी हुई है, और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कैलाश, जिस तरीके से एक बार फिर बिजली महंगी हुई है उत्तराखंड में, और अब बिजली बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है, आम लोगों में कहीं ना कहीं एक बार फिर से भार जो है यहाँ पर बढ़ गया है। अभी तो जो विद्युत नियामक आयोग है, उसने आखिरकार मंजूरी दे दी गई है। कुछ महीनों पहले हमने एक खबर को प्रमुखता से दिखाया भी था कि यहाँ पर जो विद्युत नियामक आयोग है, उसने कोई फैसला नहीं लिया था इस पूरे मामले में, क्योंकि लगातार लोग नाराजगी जता रहे थे। और आखिरकार कहीं ना कहीं अब विद्युत नियामक आयोग की मंजूरी मिलने के बाद यहाँ पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, चाहे वो घरेलू बिजली हो या फिर कमर्शियल बिजली हो। तो 5 पैसे से लेकर 86 पैसे प्रति यूनिट यहाँ पर वहन करना पड़ेगा ग्राहकों को, कमर्शियल रूप में भी और घरेलू रूप में भी। और लोगों में जाहिर तौर पर इसकी नाराजगी होगी, क्योंकि महंगाई की मार से लोग पहले ही परेशान हैं, ऊपर से बिजली यहाँ पर महंगी हो गई है। और जो सरचार्ज की बात यहाँ पर की जा रही है कि सितंबर से 31 मार्च तक के जो बिल हैं, उनसे सरचार्ज वसूला जाएगा, तो ये भी कहीं लोगों की चिंताएं बढ़ा रहा है। क्योंकि तेल लगातार महंगा हो रहा है, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है, खाने की चीजें महंगी हो रही है, ऊपर से जो बिजली है, बिजली भी यहाँ पर महंगी होना कहीं ना कहीं लोगों की जेब में एक सीधा डाका है, और इससे लोगों में काफी नाराजगी है। बिल्कुल कैलाश, जिस तरीके से 1 सितंबर से 31 मार्च तक के जो बिल है उन पर सरचार्ज के रूप में वसूली की जाएगी, क्या ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले समय में जो बिजली बिल में बढ़ोतरी की गई है, वापस वो जो बढ़ोतरी है उसे कम किया जाएगा, और यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें राहत मिल पाएगी? देखिए, ये बहुत ही मुश्किल होता है कि जब एक बार बिजली की बढ़ोतरी अगर हो जाए, तो उन बिलों को या फिर उस बढ़ोतरी को कम करना बहुत ज्यादा मुमकिन नहीं हो पाता किसी भी आयोग के लिए। और चूंकि इस वक्त राजस्व की बात करूं, तो जाहिर तौर पर क्योंकि बिजली खरीदना इस वक्त बहुत महंगा पड़ रहा है उत्तराखंड को, इसीलिए बार बार ये कोशिशें की जाती हैं सरकार की ओर से। यहाँ पर जो डैम्स जो अभी अधर में लटके हुए हैं, 10 डैम हैं जो अधर में लटके हुए हैं, और 660 मेगावाट का एक डैम है जो बनने जा रहा है, जिसको लेकर अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे और उन्होंने बात की थी। और हरियाणा जो हिमाचल के जो मुख्यमंत्री थे, वो भी उसमें वर्चुअली जुड़े थे। तो 12,000 करोड़ की लागत से वो
डैम बनेगा। तो जब तक डैम्स नहीं बनेंगे तब तक यही स्थिति रहेगी। उत्तराखंड जहां पर नदियों का यहाँ पर अपार यहाँ पर संग्रह है, यहाँ पे कई नदियां यहाँ से उद्गम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी, डैम होने के बावजूद भी उत्तराखंड को बाहर से बिजली यहाँ पर खरीदनी पड़ती है, क्योंकि बिजली यहाँ पर जो बनती है उत्तराखंड उस बिजली को बाहर बेचता है। और यहाँ पर बिजली यहाँ पर सुचारू करने के लिए पूरे प्रदेश में तो बाहर से भी बिजली यहाँ पर आयात करनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है। तो जब तक प्रदेश बिजली बाहर से खरीदता रहेगा, इसी तरह की दिक्कतें यहाँ पर आती रहेंगी। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो डैम है, डैमों को उनका निर्माण करवाया जाए, ताकि आने वाले समय में उत्तराखंड यहाँ पर प्रोडक्शन कर सके, यहाँ की बिजली को बाहर बेच सके, और जो बाहर जो बिजली बेची जाएगी उसका जो पैसा आएगा उससे उत्तराखंड के राजस्व को बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। बिल्कुल, इसके साथ ही कैलाश ये भी जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने डैम की बात की है, सरकार इस बारे में सोच रही होगी जो उत्पादन है बिजली का यहीं से हो सके, लेकिन जो परेशानियां यहाँ पर आ रही हैं उसको लेकर भी सरकार कोई ना कोई रास्ता यहाँ पर ढूंढ रही है कि इस तरीके से अगर बिजली उत्पादन करना है, क्योंकि बाहर से बिजली को लेना भी कहीं ना कहीं सरकार पर एक भार बन रहा है। देखिए, अभी कुछ जल विद्युत परियोजनाएं जरूर प्रदेश में चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी जल विद्युत जो परियोजनाएं हैं वो टिहरी बांध है। टिहरी बांध जहां से बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन टिहरी बांध जो है टीएसडीसी के अंदर में आता है, जिसके 3 उपक्रम हैं। उत्तराखंड उससे ताल्लुक रखता है, उत्तर प्रदेश उससे ताल्लुक रखता है और केंद्र उससे ताल्लुक रखता है, और तीनों ही जगह उसका पैसा बढ़ता है। इसी वजह से उत्तराखंड को उस बिजली को बाहर बेचना पड़ता है, और उसके एवज में उत्तराखंड को बिजली भी मिलती है और थोड़ा बहुत जो राजस्व के रूप में कुछ मिलता होगा। तो जाहिर तौर पर, लेकिन अगर उत्तराखंड के पास पूर्ण अधिकार होंगे, अपने डैम्स होंगे, अपने यहाँ पर संसाधन होंगे, तो जाहिर तौर पर उत्तराखंड को किसी अन्य राज्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उल्टा यहाँ के जो पानी होगा, यहाँ के पानी को भी आप दे सकते हैं अन्य राज्यों को, नहरों के लिए, सिंचाई के लिए, उसमें भी राजस्व आपको प्राप्त होगा। साथ ही यहाँ जो बिजली का उत्पादन होगा, बिजली आप दे सकते हैं अन्य राज्यों को। तो ये बिल्कुल कैलाश, कहीं ना कहीं फिलहाल ये माना जाए कि अभी जो बिजली की दरें महंगी हुई हैं, कहीं ना कहीं खरीद इसकी वजह है, और लोगों पर जो भार पड़ा है, ये भार फिलहाल लोगों पर अभी जारी रहेगा। हो सकता है आने वाले समय में कुछ जो राहत है वो लोगों को मिल पाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बनने का गौरव एक बार फिर उत्तराखंड के सपूत को प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सपूत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए जाने पर प्रत्येक उत्तराखंड वासी गौरवान्वित है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना सदैव की भांति राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। केंद्र सरकार ने पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नया भारत इस प्रकार की विभाजनकारी शक्तियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। देश की एकता और अखंडता बनाए रखना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी नीरजा गोयल ने मुलाकात की। राज्यपाल ने नीरजा गोयल के जज्बे और साहस की सराहना करते हुए उन्हें महिला सशक्तिकरण की मिसाल बताया। वहीं उन्होंने कहा कि वो उत्तराखंड की बालिकाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। साथ ही राज्यपाल ने नीरजा को नवंबर माह में जापान में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रदेश भर में अंकिता के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। जगह जगह अंकिता को श्रद्धांजलि दी जा रही है। उधम सिंह नगर के जसपुर में भी कांग्रेसी महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं और शहर में कैंडल मार्च निकाला। सुभाष चौक पहुंचकर अंकिता को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और हत्यारों को फांसी दिलाने की मांग की गई है। कांग्रेस महिला जिला सचिव डोली चौहान ने इस दौरान प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है और कहा कि भाजपा को होश में आना चाहिए, नहीं तो ऐसी घटनाएं बढ़ती ही जाएंगी। बीजेपी को होश में आना चाहिए। अब भी अगर होश नहीं आया तो ये दिन ब दिन घटनाएं बढ़ती जाएंगी और आरएसएस के पिल्ले पुलकित ने
अपनी जो एफबी पर इतनी गंदी भाषा में उस बेटी के लिए अभद्रता पूर्वक शब्द लिखे हैं, उसको मैं क्या कहूँ। उसने एक बेटी को अपमानित किया है, उसका सपोर्ट करने की जगह उसको अपमानित किया है। ऐसे लोगों को सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। हम अंकिता भंडारी के साथ हैं और बल्कि अपनी हर देश की बेटी के साथ हैं जिनके साथ ये बर्बरता हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को पूरे प्रदेश में बने हॉस्टल्स और रिजॉर्ट की जांच करने के निर्देश दिए हैं। पचवादून क्षेत्र में उपजिलाधिकारी सीओ पर्यटन विभाग समेत कई विभाग और थाना चौकियों की पुलिस मिलकर संयुक्त अभियान चला रही है, जिससे होटल और रिजॉर्ट कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। क्षेत्र के 5 होटल रिजॉर्ट पर छापा पड़ा, जहां कई अनियमितताएं पाई गई है। अस्पताल रोड स्थित कालिंदी होटल को सील कर दिया गया है, वहीं कुछ रिजॉर्ट पर जुर्माना लगाया गया। संयुक्त टीम की कार्रवाई देर रात तक जारी रही। इस दौरान पुलिस ने होटल में ठहरे कुछ संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अभी जो निर्देश मिले थे जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें हम थे, सीओ साहब हैं, ईओ साहब हैं और पर्यटन और एमडीडी है और पीडब्ल्यूडी 5-6 विभागों की एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें होटल रिजॉर्ट जो चल रहे हैं उनकी जांच करने का निर्देश दिया गया था। उसी के क्रम में आज विकासनगर क्षेत्र के अंतर्गत 6 रिजॉर्ट की चेकिंग की गई है। उसमें 3-4 में अनियमितता पाई गई थी, उसमें चालानी कार्रवाई की गई है और अन्य एक उसमें भारी अनियमितता पाए जाने के कारण उसको सीज भी किया। ये अभियान 28 तारीख से स्टार्ट हुआ है और ये क्योंकि पर वीक में हमको एक रिपोर्ट भेजनी है, तो ये अभियान जारी है। अंकिता हत्याकांड मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दिवंगत अंकिता भंडारी के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अंकिता के परिवार के साथ है और उनकी हर प्रकार से सहायता करेगी। मामले में एसआईटी जांच की जा रही है। पूर्ण निष्पक्ष तरीके से जल्द जांच पूरी की जाएगी। हर तथ्य को जुटाते हुए पुख्ता तरीके से रिपोर्ट तैयार कर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। अपराधियों को ऐसी सजा दिलाई जाएगी जो आगे के लिए भी नजीर बने। पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय मिल सके, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है। लाल कुआं में सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के खिलाफ श्रमिकों का आंदोलन लगातार जारी है, जिसके चलते सेंचुरी पेपर मिल की सबसे बड़ी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष डीएन सुयाल ने धरना स्थल पर पहुंचकर श्रमिकों को अपना समर्थन दिया। इस दौरान डीएन सुयाल ने सेंचुरी पेपर मिल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए श्रमिकों की मांगों को जायज ठहराया। उन्होंने कहा कि सेंचुरी प्रबंधन का इस मामले पर अड़ियल रुक रहा है, जिससे ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जो कि श्रमिकों के हित में नहीं है। हमारे जो छोटे भाई हैं, इनके साथ जो ये हम संघर्ष कर रहे हैं, इसमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। मैं पहले दिन से ही मैं सुयाल जी से संपर्क में था और बीच में वो थे नहीं, मैं उनके आवास में भी गया था, वो बाहर गए थे, लेकिन फिर फोन से दूरभाष से मेरा उनका संपर्क बराबर बना हुआ था और उनके भी सकारात्मक रुझान था। और आज वो यहाँ पर आकर के उनने ये साबित कर दिया कि हमारा पूरा क्षेत्र एक है और हमारे क्षेत्र के युवाओं की, बेरोजगारों की जो लड़ाई में उसमें उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका पहले भी रही है और अभी भी रही है। मुझे ऐसा लगता है कि माता रानी बहुत अच्छा करेगी और इन लड़कों को जो है कहीं न कहीं पर इनको सफलता हासिल होगी। उस समझौते में भी ये था कि जितने आईटीआई अंदर हैं उनको सबको अवसर दिया जाएगा एग्ज़ाम का, और एग्ज़ाम में जो लोग रिटर्न क्वालिफाई करेंगे उनको जो है हम रोजगार देंगे। लेकिन बीच में मैनेजमेंट बदलने के बाद में, जबकि पर्सनल के दोनों अधिकारी उस वार्ता में, उस समझौते में सम्मिलित थे, इसमें हमने इनको तब भी कहा कि आप सबको अवसर दीजिए। लक्सर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आज परिणाम घोषित होने हैं। इसे लेकर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू कर दी गई है, जबकि बैलेट बॉक्स खुलने से पहले ही मतगणना हंगामे की भेंट चढ़कर सवालों के घेरे में आ गई। जब अंदर पहुंचे प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने मतगणना स्थल पर टूटी सील पड़ी होने का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं बल्कि मीडिया कर्मियों को
पहले एंट्रेंस पॉइंट और फिर मतगणना स्थल पर कवरेज करने से रोकते हुए उनका प्रवेश वर्जित कर दिया गया। ड्यूटी पर तैनात मीडिया कर्मियों को रोकने वाले पुलिस कर्मियों के मुताबिक ऊपर से ही मीडिया कवरेज पर रोक लगाने के आदेश दिए गए थे। हालांकि इसके अलावा प्रत्याशियों ने भी मतगणना स्थल पर नाराजगी जताई है। देहरादून में संयुक्त कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र छात्राओं का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में सिंचाई विभाग के 228 पदों को सम्मिलित कराने के लिए सिंचाई सचिव, सिंचाई मंत्री सहित मुख्यमंत्री को पत्र भेजा जा चुका है। साथ ही रैली के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन शासन स्तर तक अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। वहीं धरना प्रदर्शन को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि परीक्षाओं के उपरांत कनिष्ठ सहायक अभियंता के जो पद सृजित किए गए थे उन्हें सूची से हटा दिया गया, जो सरासर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। WD जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें इंजीनियर इसी एग्जाम के जरिए जाते हैं। तो जब इसका नोटिफिकेशन आया था सितंबर में 2021 में, तो उस टाइम इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट की 228 पोस्टें भी ऐड थी। लेकिन जब नोटिफिकेशन आया था उससे ठीक एक दिन पहले उससे इरिगेशन डिपार्टमेंट की 228 पोस्टों को हटा दिया गया था। तो महाराज जी ने कहा था कि आप इस टाइम पे एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए और उसके जब आप एग्ज़ाम हो जाएगा उससे पहले हम इसमें पोस्टों को ऐड कर देंगे। तो उन्होंने हमको सीएम सर के पास भेजा, फिर सीएम सर ने महाराज जी के पास वापस भेज दिया। इसी तरीके से ये घुमाया जा रहा है। कब ये सर 3 दिन से हमारा धरना चल रहा है यहाँ पर, और आगे अगर इसमें मांग को नहीं माना जाता तो उसके बाद हम कर्मी अनशन और आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। सिंचाई विभाग ने लोक सेवा आयोग को कई पदों के लिए अध्याचन भेजा गया और उसमें परीक्षाएं भी हुई, लेकिन परीक्षा के उपरांत जो कनिष्ठ अभियंता के 228 पद सृजित किए गए थे उनको उस सूची से हटा दिया गया। ये सरासर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। पूरे विश्व के साथ ही कालाढूंगी में भी पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। वहीं अब जल्द ही पर्यटन के क्षेत्र में कालाढूंगी को नई पहचान मिलने जा रही है। दरअसल कालाढूंगी में सफारी चलाए जाने को लेकर और उत्तर भारत की प्रथम आयरन फाउंड्री के जीर्णोद्धार को लेकर क्षेत्रीय विधायक बंशीधर भगत लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने शासन में ये प्रस्ताव भी रखा है। विधायक भगत ने बताया कि कालाढूंगी बोर केनाल में मिनी बांध का कार्य भी बरसात के बाद शुरू हो जाएगा, जिससे कालाढूंगी को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कृषकों को सिंचाई की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। प्रथम तो सभी लोगों को विश्व पर्यटन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो है विश्व पर्यटन दिवस है, तो कालाढूंगी क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं पर्यटन की। तो उसके लिए सरकार यहाँ पे काम भी कर रही है। तो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी ने हमको आश्वासन दिया है कि यहाँ पे आयरन फाउंड्री है, जो उत्तर भारत की प्रथम आयरन फाउंड्री है, उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो कालाढूंगी रेंज है इसमें जंगल सफारी के लिए भी वार्ता चल रही है। तो बड़ी खुशी की बात है कि अगर कालाढूंगी में चीज़ें अगर प्रारंभ होंगी तो निश्चित तौर पे यहाँ पे क्षेत्रीय जनता को इसका फायदा मिलेगा और यहाँ पे जो है लोग रोजगार से जुड़ेंगे। विश्व पर्यटन दिवस पूरे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।